नमस्कार। दिनेश कुमार खत्री, लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, डूंगरपुर, राजस्थान। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस राजस्थान के टेक्निकल ब्रांचेस के फर्स्ट ईयर में एक कंपलसरी पेपर है 104 अप्लाइड मैथमेटिक्स, 104 अनुप्रयुक्त गणित। उसी गणित के पेपर में एक यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, उसी में सम्मिश्र संख्याएं भी शामिल है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसी टॉपिक को आज हम अध्ययन कर रहे हैं, सम्मिश्र राशियां या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यदि x तथा y दो वास्तविक संख्याएं हों तो x प्लस आयोटा y या x माइनस आयोटा y रूप वाले व्यंजक सम्मिश्र राशियां कहलाती है। इन्हें z से प्रदर्शित किया जाता है तथा यथा z बराबर x प्लस आयोटा y। यहाँ पर जो i है, इस i को मैं आयोटा प्रोनाउंस कर रहा हूं, इस i को मैं आयोटा बोल रहा हूं, IOTA, आयोटा। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा? IOTA। इस आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट के अंदर -1, जो कि एक काल्पनिक वैल्यू है, यानी कि अधिकल्पित या इमेजिनरी वैल्यू। चूंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए काल्पनिक राशियों को परिभाषित करना पड़ा। तो आयोटा को हम जनरली मानते हैं रूट के अंदर -1, और x और y दोनों ही आपके वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से आ रहे हैं। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म या व्यापक रूप क्या है? x प्लस आयोटा y, जहां पर x भी वास्तविक होगा, y भी वास्तविक, x भी रियल, y भी रियल, और आयोटा जो है उसकी वैल्यू होगी रूट -1। अगर यहां से मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1। तो आयोटा की वैल्यू तो है रूट -1, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है -1। नेक्स्ट, इसी x प्लस आयोटा y को क्रमित युग्म के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी क्रमित युग्म के रूप में सम्मिश्र राशि या कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ ए ऑर्डर्ड पेयर। इसी x प्लस आयोटा y को हम लिख सकते हैं x, y, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी है कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहां पर x और y दोनों ही रियल नंबर्स हैं, r को बिलोंग कर रहे हैं। r मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसी x प्लस आयोटा y को लिखने का तरीका है x, y। नेक्स्ट टॉपिक, सम्मिश्र राशियों का समुच्चय, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज। वास्तविक संख्याओं के सभी क्रमिक युग्मों का समुच्चय r क्रॉस r ही सम्मिश्र राशियों का समुच्चय कहलाता है। इसे संकेत c से व्यक्त करते हैं, यथा जो इस तरह के जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं क्रमिक युग्म के रूप में x, y, इन सभी का समुच्चय को ही हमने कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज का सेट कहा है, मतलब सम्मिश्र राशियों का समुच्चय कहा है। तो यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। x, y को मैं x प्लस आयोटा y कहूं, या x प्लस आयोटा y को मैं x, y की फॉर्म में लिखूं। तो इस तरह के सभी एलिमेंट्स को, सभी अवयवों को इकट्ठा कर लिया, तो यही क्या बन गया आपका समुच्चय। इसको बोल दिया हमने सम्मिश्र राशियों का समुच्चय। इसको व्यक्त करेंगे कैपिटल C से। तो ये एक समुच्चय, तो समुच्चय को मजले ब्रैकेट में व्यक्त किया जाता है इस तरह से। तो ब्रेसेस में, तो इसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे? x, y वाले, यानी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, जहां पर x भी वास्तविक और y भी r से आएगा, मतलब दोनों ही वास्तविक होंगे। तो इसी को हमने क्या बोला है? सम्मिश्र राशियों का समुच्चय। नेक्स्ट टॉपिक, सम्मिश्र राशि के वास्तविक तथा काल्पनिक भाग, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। सम्मिश्र राशि z बराबर x प्लस आयोटा y, यहां पर जो x है सम्मिश्र राशि z का वास्तविक भाग कहलाता है, जिसे रियल पार्ट ऑफ z से व्यक्त करते हैं, यानी कि r रियल पार्ट का r ब्रैकेट में z लिख दिया जाएगा, मतलब रियल पार्ट ऑफ z, तथा y इसे सम्मिश्र राशि z का काल्पनिक भाग कहते हैं या कहलाता है, जिसे i ऑफ z मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z से व्यक्त करते हैं। रियल पार्ट के लिए तो कैपिटल R नोटेशन होगा और ब्रैकेट में z, यानी रियल पार्ट ऑफ किसकी बात हो रही है? z की। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट ऑफ व्हाट? z। तो x तो आपका रियल पार्ट होता है, मतलब वास्तविक भाग, और y होता है जो कि आयोटा का गुणांक होगा, काल्पनिक भाग। तो आयोटा के जो गुणांक होते हैं वो तो काल्पनिक भाग कहलाते हैं, मतलब इमेजिनरी पार्ट, और जिसमें आयोटा नहीं है वो कहलाते हैं वास्तविक भाग या फिर रियल पार्ट। रियल पार्ट के लिए r नोटेशन होगा, इमेजिनरी पार्ट के लिए i नोटेशन होगा। जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा वो ब्रैकेट में दर्शा दिया जाएगा। विशेष स्थिति, यदि y बराबर 0, इस कॉम्प्लेक्स नंबर y की जगह 0 रख देंगे तो z बराबर x बचता है, यानी कि आयोटा का कोई गुणांक यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए इसको बोलते हैं विशुद्ध वास्तविक या फिर प्योरली रियल कहलाती है। यदि x की जगह 0 रख दिया जाए तो z बराबर हो जाता है आयोटा y, या y लिखा हुआ है, जैसे आयोटा y समझिए, आयोटा लिखने से रह गया,
तो z बराबर इसे समझिए आयोटा y। चूंकि यहाँ पर x को 0 कर दिया है, मतलब आयोटा का ही गुणांक है, आयोटा से रहित कोई पद नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे हम विशुद्ध काल्पनिक यानी प्योरली इमेजिनरी राशि कहलाती है। सम्मिश्र राशियों के प्रगुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज। यदि z बराबर 0 हो जाए, यानी कि x प्लस आयोटा y आपका 0 हो गया, तो निश्चित रूप से कोई कॉम्प्लेक्स राशि 0 के बराबर आती है, तो निश्चित रूप से उसका वास्तविक भाग यानी x भी 0 होगा और काल्पनिक भाग मतलब y भी 0 ही होगा। अर्थात लैंग्वेज में यही लिखा होगा, यदि कोई सम्मिश्र राशि शून्य हो तो उसके वास्तविक तथा काल्पनिक भाग पृथक पृथक शून्य होने चाहिए। तो x प्लस आयोटा y बराबर 0 है। इसे प्रूव भी किया जा सकता है कैसे, z 0 है आपको दिया गया है, या z की जगह हमने लिख लिया x प्लस आयोटा y जो कि 0 के बराबर है। तो इस आयोटा y को राइट साइड में ले गए तो माइनस हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो माइनस तो प्लस हो गया, इधर x का स्क्वायर इधर आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, चूंकि आयोटा रूट -1 है तो आयोटा स्क्वायर -1। इस y स्क्वायर जो माइनस का इसको लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस का हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 0। अब ये तभी संभव है जबकि x का मान 0 और y का मान 0, यानी कि दो, देखिए स्क्वायर किसी का भी नेगेटिव कभी भी नहीं होता, तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी या तो पॉजिटिव क्वांटिटी या 0 है, वाई स्क्वायर भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी या 0 नेगेटिव नहीं हो सकती। तो दो ऐसी कोई धनात्मक राशियां नहीं है जिनको जोड़ने पर 0 आए, तो निश्चित रूप से x और y दोनों ही 0 होने चाहिए। तो ऐसा तभी संभव होगा जब x भी 0 y भी 0। तो कोई कॉम्प्लेक्स राशि अगर 0 के बराबर आती है तो निश्चित रूप से उसके वास्तविक और काल्पनिक भाग 0 के बराबर होते हैं। ऐसा हमें सिद्ध करना था, जो कि हम कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यदि x प्लस आयोटा y बराबर a प्लस आयोटा b, तो x बराबर a तथा y बराबर b। अर्थात यदि दो सम्मिश्र राशियां समान हों तो उनके वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग एक दूसरे के पृथक पृथक बराबर होते हैं। इसे प्रूव भी किया जा सकता है कैसे, x प्लस आयोटा y बराबर a प्लस आयोटा b है, तो दोनों को लेफ्ट साइड में ले आइए, जिसमें आयोटा नहीं है उन दोनों को एक साथ रख लीजिए, यानी कि x माइनस वाई प्लस, अब जिसमें आयोटा है उन दोनों को एक साथ रख लीजिए और आयोटा को कॉमन ले लीजिए, तो y माइनस बी बराबर 0। तो लेफ्ट और राइट साइड में दोनों तरफ वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कर लो, जो आयोटा से रहित होगा वो वास्तविक भाग होगा, जिसमें आयोटा होगा वो काल्पनिक भाग। चूंकि राइट साइड में आयोटा का कोई टर्म नहीं है तो इसका वास्तविक भाग तो 0 है और काल्पनिक भाग भी 0 ही कहलाएगा। 0 भी एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा 0। तो x माइनस आई 0 के बराबर कर दीजिए और y माइनस बी इसको भी 0 के बराबर कर दीजिए, तो x बराबर a तथा y बराबर b बन जाता है। नेक्स्ट, सम्मिश्र राशियों पर मूलभूत संक्रियाएं। बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज। सम्मिश्र राशियों में निम्न संक्रियाएं परिभाषित है। पहली संक्रिया है एडिशन यानी कि योग। z1 z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इनको कैसे जोड़ा जाएगा, इनके वास्तविक भाग जोड़ दीजिए दोनों आपस में, x1 प्लस x2। इसी तरह से काल्पनिक भाग जोड़ दीजिए y1 प्लस y2, यानी कि बिना आयोटा के टर्म एक साथ रख लीजिए, आयोटा वाले टर्म एक साथ और आयोटा कॉमन, तो बिना आयोटा वाली टर्म x1 प्लस x2 वास्तविक और आयोटा वाली काल्पनिक हो जाएगी। व्यवकलन या घटाना सब्ट्रैक्शन, ये भी इसी तरह से दोनों को जब आप लिखेंगे z1 की वैल्यू और z2 की वैल्यू, तो इस तरह से आपको राशि मिलती है। गुणा, दोनों को हम गुणा करेंगे, सिंपल गुणा करना है, तो सिंपल गुणा करने के बाद आयोटा, यहाँ पर एक टर्म आती है आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको -1 रखनी है। इसके बाद बिना आयोटा की टर्म एक साथ और आयोटा की टर्म एक साथ, तो बिना आयोटा वाली वास्तविक और आयोटा के साथ वाली काल्पनिक। इसी तरह से गुणा भी किया जा सकता है z1 अपॉन z2, तो z1 की जो भी वैल्यू है वो रख दीजिए, z2 की जो भी वैल्यू वो रख दीजिए। अब देखिए नीचे से आयोटा हटाने के लिए, यानी कि गुणा करने के बाद भी हमें राशि को इस रूप में लाना था कि जिसका वास्तविक और काल्पनिक भाग अलग अलग पता हो। हर स्थिति में देखो वास्तविक और काल्पनिक भाग पता चल रहा है, जो आयोटा से रहित वो वास्तविक, जो आयोटा के साथ है वो काल्पनिक है। लेकिन चूंकि भाग में ऊपर भी आयोटा है नीचे भी आयोटा पता नहीं चल रहा, तो ऐसा होना चाहिए कि एक पद जिसमें आयोटा हो और एक पद ऐसा हो जिसमें आयोटा नहीं हो। तो ऐसा करने के लिए हमें इसका परिमेयकरण करना होगा, यानी कि नीचे जो राशि है डिनोमिनेटर में, इसमें आयोटा का विपरीत चिन्ह माइनस आयोटा, इससे गुणा करेंगे तो x2 माइनस आयोटा y2, नीचे प्लस है तो इसका विपरीत चिन्ह माइनस आयोटा, इसी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, दोनों कट करके बनाता है। इसे गुणा कर लीजिए, देखो नीचे तो है a प्लस बी और a माइनस बी, गुणा होकर के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, लेकिन b की जगह आयोटा y2 है, तो आयोटा का स्क्वायर होगा तो -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए
यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी ये आपका प्लस आ रहा है, बाकी गुणा करने पर पृथक पृथक करेंगे तो ये वास्तविक भाग है और ये काल्पनिक भाग, आयोटा से रहित वास्तविक और आयोटा युक्त काल्पनिक। फिर देखिए योग संक्रिया के प्रगुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑपरेशन, दोनों में कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी लागू होगी, यानी कि दोनों को आप जोड़िए Z1 प्लस Z2 या Z2 प्लस Z1, क्रम बदल दीजिए, यानी कि Z2 को पहले जोड़िए Z1 को बाद में, तो भी दोनों का मान समान आएगा। एसोसिएटिविटी मतलब ग्रुपिंग अगर चेंज कर दी जाए, Z2 Z3 पर ग्रुपिंग हो रही थी, इस पर ब्रैकेट लग रहे थे, वो ब्रैकेट हटा करके Z1 Z2 पर लगा दिए, तो भी जोड़ने पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिविटी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब जीरो को अगर जोड़ दिया जाए Z1 में तो वापस Z1 प्राप्त होता है, वो लेफ्ट से जोड़ो चाहे राइट से, इसलिए जीरो इस प्लस के लिए एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। Z1 में क्या जोड़ा जाए कि जीरो आ जाए तो माइनस Z1 जोड़ा जाए, वो लेफ्ट से जोड़ो चाहे राइट से, तो Z1 का जो इनवर्स है वो माइनस Z1 है। चूंकि जोड़ने पर ऐसा हो रहा है तो इसलिए बोलेंगे एडिटिव, एडिटिव इनवर्स Z1 का क्या है माइनस Z1। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए कैंसिलेशन लॉ या निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ को हिंदी में कहेंगे निरसन नियम, मतलब काट देना। Z1 प्लस Z3 बराबर Z2 प्लस Z3, दोनों तरफ Z3 है, राइट साइड में तो Z3 कट गया और Z1 बराबर Z2 आ गया, चूंकि राइट से कटा है इसलिए इसको राइट बोला है, यहाँ Z3 लेफ्ट में कट रहा है इसलिए इसको बोलेंगे लेफ्ट, तो ये राइट कैंसिलेशन लॉ और ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं, ये नियम होल्ड होता है। नेक्स्ट गुणन संक्रिया के प्रगुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, यहाँ पर भी कम्यूटेटिविटी, दो संख्याओं को आप आगे पीछे करके भी जोड़ेंगे क्रम बदल कर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी Z1 Z2 को गुणा करो चाहे Z2 Z1 को, यानी यहाँ पर भी कम्यूटेटिविटी होल्ड होती है या तो क्रम विनिमयता होल्ड होती है। इसी तरह से Z1 Z2 Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम गुणा कर रहे हैं, ग्रुपिंग बदलते हैं, Z2 Z3 को पहले गुणा करने की जगह Z1 Z2 को कर दें तो भी समिश्र राशि का मान वही आ रहा है, यानी कि ऐसा होल्ड हो रहा है, मतलब ये जो प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कहलाती है। अब Z1 को किससे गुणा करेंगे वापस Z1 आ जाए, तो जिससे भी गुणा करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि गुणा करने की बात हो रही है इसलिए मल्टीप्लिकेटिव, और वापस वही आ जाए मतलब आइडेंटिटी, तो ऐसा आइडेंटिटी ही करती है। तो Z1 के लिए या कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, तो Z1 को 1 से गुणा करो लेफ्ट से चाहे राइट से, वापस Z1 मिल जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, Z1 को मैं किससे गुणा करूं ताकि आइडेंटिटी मिल जाए, मतलब 1 मिल जाए, तो Z1 इनवर्स से गुणा करें, चाहे वो लेफ्ट से करो चाहे राइट से, बात बराबर है। Z1 इनवर्स का मतलब 1/Z1 होता है, तो अपोन में आ गया, इसलिए Z1 नॉट इक्वल 0 होना भी आवश्यक है। Z1 इनवर्स क्या है, Z1 का प्रतिलोमी अवयव, ये हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। Z1 तो हम मान लेते हैं x1 प्लस आयोटा y1, अब Z1 इनवर्स हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो इसका एक जनरल फॉर्म मान लिया a प्लस आयोटा b, तो दोनों को गुणा कर दिया, तो गुणा करने पर देखो क्या होता है, सिंपल गुणा जैसे हम करते हैं तो दो अलग अलग समीकरण बन जाती है, वास्तविक को वास्तविक भाग और काल्पनिक को काल्पनिक भाग के बराबर कर दीजिए, और एक को x1 से और 2 को y1 से गुणा करें तो a का मान निकलता है, a का मान आप 1 में रखेंगे तो b का मान निकल जाता है। तो Z1 इनवर्स जो कि a प्लस आयोटा b माना था, तो दोनों मान यहाँ पर रख दीजिए, तो ये आ गया। तो देखिए अब यहाँ पर वास्तविक भाग भी पता है और काल्पनिक भाग भी पता है, तो ये Z1 का इनवर्स हो गया, Z1 इनवर्स। फिर देखिए यदि Z3 नॉट इक्वल 0 हो तो Z1 गुणा Z3 Z2 गुणा Z3, कैंसिलेशन, Z3 दोनों तरफ कट गया राइट साइड से, यहाँ लेफ्ट साइड से काटा, तो इधर आ गया Z1 बराबर Z2, इधर Z3 लेफ्ट से कटा तो इधर भी Z1 बराबर Z2, यानी Z3 को हम चूंकि कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर, यानी कि हम ये कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन के लिए कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि जिसको आप कैंसिल कर रहे हो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो Z3 को काटा है इसलिए Z3 नॉट इक्वल 0 है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, Z1 को गुणा किया Z2 प्लस Z3 से, ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया Z2 के साथ भी और Z3 के साथ भी। इसी तरह से राइट साइड से Z3 को गुणा करोगे तो भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसको बंटनता का नियम कहते हैं, यानी कि इस तरह से हम मल्टीप्लाई और अंदर एडिशन हो तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। थैंक यू।